हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, या हो सकता है कि ये पार्ट नंबर 5 हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी एडिनर्जिक ड्रग क्या होती हैं? आपने एडिनर्जिक पढ़ लिया पूरा उसका, कि ये वो दवाएं होती हैं जो क्या कहते हैं एडिनर्जिक ड्रग्स, जो अल्फा रिसेप्टर और क्या कहते हैं बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं और अपना एक्शन शो करती हैं। तो अब एंटी एडिनर्जिक वही हैं जो क्या है अल्फा रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेंगी या बीटा रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेंगी। समझ रहे हैं? तो जो दवाएं अल्फा और बीटा रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर रही हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि जो मतलब नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रीन का जो क्या कहते हैं एक्शन था, उस एक्शन को जो क्या है ब्लॉक कर देती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, दी ड्रग्स ब्लॉक द इफेक्ट और एक्शन ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगा लीजिए, एक्शन ऑफ नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रीन। समझ रहे हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे छूटा हुआ है लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, अब इन दवाओं को हम लोग और भी क्या बोलते हैं? एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी बोलते हैं, एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। समझ रहे? एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट इसलिए कि ये एंटागोनिज्म का काम करती हैं। एंटागोनिज्म का काम का मतलब ये है कि जैसे कि नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामीन, ये सब जो केमिकल्स रिलीज हो रहे थे तो उनके जो फंक्शन थे, ये दवाएं उनके फंक्शन को रोकती हैं। तो ऐसी दवाओं को ही तो क्या बोलते हैं हम लोग? एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो क्या होगी? अल्फा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट या अल्फा ब्लॉकर भी। आप सीधे ना ये सब नहीं याद हो रहा है, आप कह देंगे अल्फा ब्लॉकर। समझे ना? क्या कह देंगे? अल्फा ब्लॉकर। तो उसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि प्राजोसिन हो गया, योहिम्बिन हो गया, और क्या है फेनोक्सीबेंजामीन हो गया। ऐसे क्या हो जाएगा? बीटा ब्लॉकर या बीटा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, या सीधे आप बीटा ब्लॉकर भी कह सकते हैं। तो इसके एग्जांपल जैसे कि एटिनोलोल हो गया, काफी ज्यादा फेमस दवा है ये। ठीक है, उसके अलावा क्या है? ब्यूटोक्सामिन हो गया, प्रोप्रानोलोल हो गया, ये भी काफी फेमस है। इसके अलावा आप इसमें मेटोप्रालोल भी कर सकते हैं। और तीसरा जो एग्जांपल है वो क्या कहते हैं, जो तीसरी क्लास है वो है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स, यानी ये नॉन सिलेक्टिव है। समझ रहे? अल्फा पे भी काम करेंगे और बीटा पे भी काम करेंगे। अभी हम इनको ना अलग अलग सबका पढ़ेंगे, कौन सा किस रिसेप्टर पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लेबिटालोल और कार्विडिलोल। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हो गए किसके? अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स के, यानी नॉन सिलेक्टिव। ये क्या है? नॉन सिलेक्टिव है, यानी दोनों पे काम करते हैं। अब अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट, तो इसमें क्या है? पहले अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर, यानी ये ऐसी दवा है जो सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर पे ही जाके काम करेगी, तो उसको बोलते हैं अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर। ठीक, तो उसमें एग्जांपल क्या हमारा? प्राजोसिन। दूसरा है अल्फा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर, तो इसमें एग्जांपल क्या है? योहिम्बिन। ठीक है, ये सिर्फ अल्फा 2 पे ही काम करेगी। और क्या है? अल्फा 1 एंड अल्फा 2 नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर, यानी ये ऐसी दवा है अल्फा पे तो काम कर रही है लेकिन अल्फा 1 पे भी काम कर रही है, अल्फा 2 पे भी काम कर रही है। दो रिसेप्टर्स हैं ये अलग अलग, तो इस पे जो काम कर रही है उसका एग्जांपल जैसे कि फेनोक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन। ठीक है, तो ये जो दवाएं हैं ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों पे काम करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर। अब ये जो दवाएं हैं अल्फा 1 ब्लॉकिंग एजेंट, समझ रहे? अल्फा 1 ब्लॉकिंग एजेंट अगर ये दवा किसी को देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? तो उसमें क्या होगा? इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो क्या होगा? हाइपोटेंशन करेगा, यानी ब्लड प्रेशर को लो करेगा। और ये समझ लीजिए जितनी भी मतलब ये क्या कहते हैं एंटी एडिनर्जिक दवाएं हैं, ये सब ज्यादातर जो ऐसी है ना उनको क्या कहते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में ही यूज करते हैं। समझे? ज्यादातर जो दवाएं हैं उन सबको किस में यूज करते हैं? हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में उनको दिया जाता है। थोड़ा बहुत कुछ फर्क है लेकिन जितनी भी दवाएं सबको उसमें ज्यादातर यूज किया जाता है। ऐसे क्या है? ऑन आई पे इसका क्या इफेक्ट होता है? तो वहां पे मियोसिस कराती है ये। ठीक है ना? जैसे कि टोलाजोलिन हो गया तो ये अल्फा 2 पे काम करती है, तो ये भी मियोसिस कराएगी। लेकिन ये जो है क्या कहते हैं प्राजोसिन है, ये क्या कराएगा? मियोसिस कराएगा। उसके अलावा क्या है? नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन में इसको यूज करते हैं। नेजल कंजेशन मतलब नाक जाम हो जाती है तो उसमें इसको यूज करेंगे, तो ये नेजल डीकंजेस्टेंट की तरह से काम करेगा, उसको खोलने का काम करेगा। ठीक है, ऐसे क्या है? इनहिबिट इजैकुलेशन। इजैकुलेशन को ये रोकता है। इसका क्या मतलब है? इजैकुलेशन का मतलब ये कि जैसे कि मान लीजिए कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो मतलब ऐसा हो ना, एक टाइमिंग होती है उसकी, तो पता चल रहा है कि नॉर्मल 3 मिनट 4 मिनट टाइमिंग होनी रहनी चाहिए, लेकिन किसी को दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, समझ रहे? तो उसका क्या है? टाइमिंग बिल्कुल खराब है, 1 मिनट भी नहीं है, आधा मिनट है, 20 मिनट
20 सेकेंड 25 सेकेंड है सपोज दैट, तो उस कंडीशन में इसको देंगे तो ये इजेकुलेशन को रोकेगा। समझ रहे क्या करेगा, इजेकुलेशन को रोकती है ये प्राजोसिन। और इससे अच्छी जो दवा मानी जाती है वो है योहिम्बिन। इसको मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए भी यूज किया जाता है और इस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और तीसरे क्या है, ये जो योहिम्बिन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे लिबिडो है किसी के अंदर, उसको मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। लेकिन अब इसकी जगह पे दूसरी दवाएं आ गई हैं जो ज्यादा मतलब जो न्यूअर हैं, जो मतलब न्यू जनरेशन की हैं, तो उसको ज्यादा यूज किया जाता है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। वो इंजाइम पे काम करती हैं और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को वहां बढ़ाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है उस एरिया के अंदर जो पेनिस वाला एरिया होता है, तो उसमें इरेक्शन करवा के रखता है। तो ये इजेकुलेशन को रोकता है। इजेकुलेशन आपको समझ में आ गया। और क्या है, इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या है, इंक्रीज करता है मोटिलिटी को, यानी वहां पे जो मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको बढ़ा देता है ये। अब इसका इंडिकेशन क्या है, तो इसको हाइपरटेंशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और क्या है, इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसको यूज करते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फार्माकोथेरापेटिक के अंदर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा हार्ट क्या है, अपना काम करने से मतलब क्या कहते हैं, अनेबल रह जाता है। अनेबल होने का मतलब है कि जितना अमाउंट उसको जितना ब्लड का अमाउंट उसको पंप करना है जिससे बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, उतना नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो उसमें भी इसको यूज करते हैं। और क्या है, माइग्रेन में यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब नहीं यूज करेंगे, तो कोई खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हाँ ये कि जैसे कि मान लिया किसी को लिवर में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है, समझे, हिपैटिक और रीनल डिसीज है, तो उसमें इसको हम लोग अपनी तरफ से बनाया गया ये कॉन्ट्राइंडिकेशन, वरना कोई खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो इस कंडीशन में नहीं देंगे। पेप्टिक अल्सर है उसमें नहीं देंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है यानी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है दवा की वजह से, उसको नहीं देंगे। और क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरीज डिसीज है तो उसमें नहीं देंगे इसको, ठीक है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन इतना पूछता नहीं है, दो ही तीन चीजें ज्यादा पूछा जाता है। एक तो क्या कहते हैं जो डेफिनेशन है, जैसे कि मान लिया सिडेटिव क्या होती है, समझ रहे, मान लिया पूछ लिया कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, ये पूछेगा, उसकी क्लासिफिकेशन पूछेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और इंडिकेशन, यही चार चीजें पूछी जाती हैं, समझ रहे। उसके अलावा और आगे बढ़ता है तब उसमें क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह 1-2 नंबर का पूछा जाता है। और ये ऐसी चीजें ना वो याद नहीं रह पाती, इसलिए आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन ना याद हो लेकिन इंडिकेशन जरूर याद करना है। दूसरा क्या हमने पढ़ा अभी, अल्फा 1 पढ़ा ना हमने, अभी ऊपर क्या पढ़ा, अल्फा 1 के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं अल्फा 2, ठीक है ना। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्फा 2 के बारे में। ये भी ब्लॉकिंग एजेंट है, ठीक है। तो क्या है, इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन, ये क्या करता है, इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देता है। जब इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, तो इसको कब हम लोग यूज करते हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं, ईडी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कई सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है कि उनके पेनिस के अंदर इरेक्शन नहीं होता है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे लोगों को जो मतलब ऐसी जो बीमारी है उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी जिसको कह सकते हैं कि मतलब इरेक्शन नहीं हो रहा है, या अगर देसी भाषा में कहें तो कहें कि खड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो उसको ट्रीटमेंट के लिए जो दवा देते हैं उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक। या हो तो रहा है लेकिन बहुत जल्दी मतलब इरेक्शन खत्म हो जा रहा है, समझ रहे, तो ये होना चाहिए ना टाइमिंग तक, वो इरेक्शन रह नहीं रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो दवा देते हैं, ऐसी कंडीशन जो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं, ठीक। तो जो ये योहिम्बिन है इसको पहले यूज किया जाता था और काफी ज्यादा इसको यूज किया गया है ईडी के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अब क्या है, बहुत सारी मतलब क्या बल्कि कई दवाएं जो हैं जो नई बन गई हैं उसको अब यूज किया जा रहा है, जैसे कि सिल्डेनाफिल के नाम से आता है, टाडालाफिल करके आता है, समझ रहे हैं। अब उसके अलग अलग ब्रांड होंगे। तो सिल्डेनाफिल ये क्या है, काफी ज्यादा फेमस दवा है, वाइग्रा वगैरह के नाम से आपने देखा होगा। तो सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल ये दवाएं आ रही है जो अब न्यू बन गई हैं, तो इससे ज्यादा इफेक्टिव है इस काम के लिए, यानी इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक। अब ये कैसे काम करती हैं, तो एक एंजाइम होता है PDE5, उसको ये इनहिबिट कर देती हैं, समझ रहे हैं। तो ये जब इसको इनहिबिट किया जाता है तो क्या कहते हैं, इरेक्शन बना रहता है या इरेक्शन करवाती है। एंजाइम जब एक्टिवेट होती हैं तो फिर क्या इरेक्शन को कम करवाती हैं, ब्लड का वहां पे मतलब फ्लो कम कर देती हैं। तो इसलिए क्या है, ये जो दवाएं हैं वो इस एंजाइम पे काम करती हैं, ठीक। दूसरा क्या है, ये जो योहिम्बिन है इसको कैसे यूज किया जाता है, तो वर्क्स बाय द इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो
एंड नर्व स्टिमुलेशन टू द पेनिस। और ये जो दवा है ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और जो वहाँ पे जो नर्व्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है। तो इस तरीके से ये दवा पहले काम करती थी, लेकिन अब ये जो योहिम्बिन है इसको यूज में नहीं लिया जाता है। दूसरा, इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता था, तो वो था सेक्सुअल डिसफंक्शन ड्यू टू दी SSRI यानी सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसकी वजह से, ये पहले भी आपको बता दिया गया सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या होता है। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन था, इसकी वजह से मतलब सीरोटोनिन एक तरीके का केमिकल मतलब न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो रीअपटेक हो जा रहा है, अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं। 5HT इनके रिसेप्टर्स होता है, 5HTA, 5HTB, 5HTA में भी कई सारे आते हैं, 5HTA1, 5HTA2, 5HTA3, 5HTA4, 5HTA5, तो ये रिसेप्टर के नाम है इनके, समझ रहे हैं। तो ये उस पर जब बाइंड नहीं होगा तो ये दिक्कत आती है सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी आदमी को मन नहीं करता है ये सब करने के लिए, उसको बोलते हैं लिबिडो, समझ रहे, लिबिडो की कमी हो गई है। तो ये उसको क्या कहते हैं, ये जो दवा है उसको काउंटरैक्ट करता है, यानी आदमी के अंदर चाहत पैदा करता है कि वो करे, समझ रहे हैं। लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, या कह सकते हैं कि उसको लिबिडो हो गया है, उसको मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो उसको मन करवाने के लिए, उसके अंदर चाहत पैदा करने के लिए ये दवा दी जाती है, समझ। तो इसी को बोलते हैं कि हेल्प्स काउंटरैक्ट दी लो लिबिडो, जिसके अंदर चाहत नहीं है उस कंडीशन को काउंटरैक्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए भी इसको दिया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है किसी को तो उसमें नहीं देंगे। ऐसी क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसमें नहीं देंगे, एंजाइटी वगैरह है आदमी को, स्ट्रेस वगैरह है उसमें नहीं देंगे। ऐसी क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें नहीं देंगे इस दवा को, समझे, कि ब्लड फ्लो को बढ़ाता है ये। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं लगातार, तो थक चुके होंगे, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक दे दें और उस ब्रेक में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। तो ये जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, चाहे सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स हों, इनकी वीडियोज़ हों, तो जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी SR फार्मेसी के नोट्स हैं, उनको आप कहाँ से ले सकते हैं। कई सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं बच्चे। तो उसका तरीका दो है। एक तो आप इसको क्या है, हमारे ऐप पे जाके सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये सारे नोट्स हैं, जितने भी मतलब क्या कहते हैं फार्मेसी से रिलेटेड नोट्स हैं, सबका कोर्स बना हुआ है। इसको यहाँ से परचेज करेंगे बहुत थोड़े अमाउंट में, और उसको जाके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, उसका एक अलग कोर्स है। अगर एक सब्जेक्ट चाहिए, उसका एक अलग कोर्स है, बहुत कम प्राइस में। तो क्या है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड और प्रिंट नहीं कर पाएंगे। अब कहेंगे सर मुझे तो प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ना है, तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए क्या है, हमने प्रिंटेड फॉर्म में ऑलरेडी सारे नोट्स निकलवा रखे हैं। आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपके होम पे डिलीवर कर दिया जाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में कोई भी नोट्स न मांगे, किसी को भी पीडीएफ के फॉर्मेट में अब नोट्स हम नहीं दे पाएंगे, उसके लिए आई एम सॉरी। तो आपको अगर प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ना है तो आप हमें ऑर्डर करिए, हम आपके होम पे डिलीवर कर देंगे। अब ऑर्डर कैसे करेंगे, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9694480523, इसी पे आपको मैसेज करना है। 3 ये नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, सिर्फ मैसेज करेंगे। सर मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर बता दीजिए, सेकंड ईयर है सेकंड ईयर बता दीजिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कह दीजिए मुझे फर्स्ट ईयर के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, सेकंड ईयर के तो सेकंड ईयर के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, और साथ में अपना क्या कहते हैं जो पिन कोड है वो बता दीजिए। तो आपको डिलीवरी चार्ज और नोट के जो कॉस्ट और नोट्स के जो कॉस्ट हैं वो दोनों जोड़ के आपको बता दिया जाएगा, और आपके होम पे डिलीवर कर दिया जाएगा। पूरे इंडिया के अंदर हम डिलीवर कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो लगता है वो 8 से 10 दिन का लगता है। वैसे नॉर्मली 5 से 6 दिन में डिलीवर कर देते हैं ये पिकअप करने के बाद, समझ रहे हैं। लेकिन क्या है 8 से 10 दिन मतलब मैक्सिमम इसके अंदर ही कर देते हैं, 10 दिन के अंदर अंदर हो जाते हैं पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अपना पिन कोड बताएंगे और क्या कहते हैं आप क्या चाहिए आपको वो बताएंगे, आपको कॉस्ट बता दिया जाएगा, आप पेमेंट कर देंगे, आपका ऑर्डर यहाँ से पार्सल कर दिया जाएगा। अभी सीओडी सर्विस नहीं है, और सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में कॉस्ट बढ़ जाता है, मैंने ट्राई किया उसको, जैसे कि डिलीवरी वाले हैं तो वहाँ पे तकरीबन क्या है हर उस पर एक ऑर्डर पे तकरीबन 100 रुपया चार्ज बढ़ जा रहा है सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी की वजह से। तो ये आपके लिए महंगा होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको भरोसा करना चाहिए। हमने कम से कम 200-300 से ज़्यादा अभी 2-3 महीनों के अंदर हमने डिलीवर कर दिए हैं बच्चों को। अब अच्छा ये तो हो गई नोट्स की बात। अब मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दे लिया, अब आपके सामने एक सिचुएशन आती है कि आगे आपको क्या करना है। या तो आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, या कहीं पे जॉब वगैरह करना चाहते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको SR फार्मेसी ऐप पे दी जाएंगी। उसके अलावा हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया, वहाँ पे दी जाती रहेंगी आगे। चूँकि अब तक मैं इस पर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हमारी एक आध टीम लेकिन अब हमारे एक टीम के अंदर 1-2 लोग आ चुके हैं, तो अब हम इस पर काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो
तो इसलिए हमने अब एक कोर्स लॉन्च करने जा इसलिए अब हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन। और जो एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन है वो उसको हमने इस तरीके से डिजाइन करना है कि उसमें आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी हो जाएगी, सिपाही फार्मा की तैयारी हो जाएगी, या कोई भी वैकेंसी आती है जैसे बिहार फार्मासिस्ट, यूपी फार्मासिस्ट, पंजाब फार्मासिस्ट, कर्नाटका, किसी भी स्टेट की जो फार्मासिस्ट की मतलब जो जॉब आती है, जो वैकेंसीज आती हैं, तो उसके लिए आपको उसमें प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वो सब उसका फायदा उठाना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो जो भी कोर्स हम लॉन्च करेंगे इस टाइप का, तो उसका आप फायदा उठा पाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बीटा ब्लॉकर के बारे में। हमने क्या पढ़ लिया, अल्फा ब्लॉकर के बारे में पढ़ा अभी। अब आ गया नंबर किसका, बीटा ब्लॉकर का। तो बीटा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन देखें हम, तो इसमें एक होता है सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। समझ रहे हैं क्या है सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, यानी ये वो दवा है जो सिर्फ बीटा 1 को ही जाके काम करेगी, उसको ब्लॉक करेगी। तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि एटिनोलोल हो गया, बिसोप्रोलोल हो गया। समझ रहे हैं, ये दोनों क्या है, कार्डियो सिलेक्टिव, यानी सिर्फ ये हमारे हार्ट के अंदर जो बीटा सेल है बीटा 1 उस पर काम करती है, इसको बोलते हैं कार्डियो सिलेक्टिव। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के एग्जाम्पल दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आया। ठीक है ना, इसके अलावा क्या है, एस्मोलोल हो गया या बिनोप्रोलोल हो गया। तो ये दो आपको याद कर लेना। ठीक है, एटिनोलोल और क्या कहते हैं, बिसोप्रोलोल। तो ये क्या है, सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर हैं। अब सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर्स कौन सी हैं, तो ब्यूटोक्सामिन और ये है ICI 118551। ठीक है, तो ये एक मतलब दवा का एक तरीके से नाम रखा गया है। तो आप एक एग्जांपल याद कर लेंगे, ब्यूटोक्सामिन। ठीक है, ये कौन सा, बीटा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर। अब आएंगे हम नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव यानी बीटा 1 पे भी काम करेगी, बीटा 2 पे भी ये दवा काम करेगी। तो उसका एग्जांपल है प्रोप्रानोलोल। क्या, प्रोप्रानोलोल। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा मतलब फेमस दवा है। ऐसे मेटोप्रोलोल, ये भी काफी फेमस दवा है, मेटोप्रोलोल। ठीक है, तीन दवाएं आपको याद करनी है इसमें से, खासतौर से एक एटिनोलोल हो गया ये, और ये प्रोप्रानोलोल, और क्या कहते हैं ये तीसरा आपका मेटोप्रोलोल। ठीक है, बाकी आपको याद होना हो, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए। अब बीटा 1 कार्डियो सिलेक्टिव ब्लॉकर जो है, उसके एग्जांपल जैसे कि आपने पढ़ा एटिनोलोल, ये मेटोप्रोलोल इसी के अंदर आ जाएगा, बीटा 1 के अंदर। इसमें ना लिख के आपको इसमें कर लेंगे। ठीक है, इसमें बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर में। ठीक है ना, मेटोप्रोलोल इसी में आ जाएगा, ये भी काफी चलती है दवाई ये। ठीक, तो ये क्या कहते हैं, दीज आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। ये क्या है, मेनली इनको हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। समझ रहे हैं, जो क्या कहते हैं ये बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर हैं, इनको किस में यूज किया जाता है, मेनली हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। बल्कि आप देखेंगे जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं उन सबको क्या है, इसी में यूज किया जाता है। बल्कि अल्फा ब्लॉकर को भी क्या है, कुछ को क्या कहते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा कि ये ज्यादातर जो दवाएं हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव हैं, जो कि ब्लॉकर वाली हैं, यानी ठीक ना, एडिनर्जिक ब्लॉकिंग वाली जो है। अब जो नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर जैसे कि प्रोप्रानोलोल हो गया, तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो क्या कहते हैं ये भी हार्ट रेट को कम करेगा। बल्कि ये भी क्या है, ये भी ऐसे ही काम करते हैं तकरीबन। समझ रहे हैं, जो बीटा 1 जो है, समझ रहे, बीटा 1 और बीटा 2, समझे, नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2, और क्या कहते हैं बीटा 1 का भी तकरीबन वही काम है जो इसका। यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर इसका पूछ ले तब भी आपको यही डालना उसमें भी। ये भी क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम कर देते हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। समझ रहे, ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। समझ रहे, बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर, ये वाला जो फंक्शन है ना, ब्रोंकाई को डायलेशन वाला, तो जो बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर हैं वही करते हैं। जैसे कि प्रोप्रानोलोल है, ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे काम करता है, तो इसको नहीं देंगे। अगर किसी को अस्थमा की बीमारी है तो उस कंडीशन में प्रोप्रानोलोल नहीं देंगे, इसलिए कि ये क्या कहते हैं, ब्रोंको स्पाज्म करा देता है। समझ रहे हैं, जब वहां पे मरोड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगी उस पेशेंट को, तो उसको ये दवा नहीं देंगे। समझ रहे हैं, तो क्या कहते हैं बीटा 1 वाले तो दे सकते हैं, समझ रहे, वो ठीक है, वो ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। लेकिन बीटा 2 पे जो काम कर रहे थे, दोनों पे काम कर रहा है, तो ये वाली नहीं देंगे। या जो बीटा 2 पे काम कर रही है वो भी अस्थमा के पेशेंट को नहीं देते हैं। समझ रहे हैं, उसके अलावा क्या है, ये ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। जब हार्ट रेट को कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर तो लो होगा ही। अब इनका इंडिकेशन क्या है, तो हाइपरटेंशन में इसको यूज करते हैं। समझ रहे, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में। उसके अलावा क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस आपने पढ़ा कल, उसमें इसको यूज करते हैं, परसों पढ़ाया था मैंने। उसके अलावा क्या है, कार्डियक अरेथमियाज में यूज करते हैं। कार्डियक अरेथमिया होता है कि हार्ट रेट कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, स्टेबल नहीं रह रहा है, एक रिदम में होता है ना,
कि मतलब एक रिद्म इतना चल रहा है सपोज दैट ऐसे, लेकिन क्या हो रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, तो ये क्या है, अरेदमिया, यानी रिद्म खराब हो गया, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेदमियाज। तो इस कंडीशन में भी इनको चलाया जाता है। उसके अलावा इसकी और भी दवाएं आती हैं, वो कुछ और दूसरी दवाएं आगे आप पढ़ेंगे कि अरेदमिया में दूसरी दवाएं चलती हैं, जैसे कि फेनिटोइन हो गया, और भी कई सारी दवाएं हैं, लिडोकैन वगैरह। तो लेकिन ये भी उसको उसकी जगह पे यूज किया जा सकता है। ऐसे क्या होता है, माइग्रेन, आधे सर का दर्द होता है ना, उसमें भी प्रोप्रानोलोल को यूज किया जाता है। आधे सर में दर्द होता है ना, ऐसे पता चला आधे सर में दर्द हो रहा है, उसको एपिसोड आते हैं, वो जल्दी ठीक भी नहीं होता, एक बार ठीक हुआ फिर हो जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट में भी क्या है, प्रोप्रानोलोल को यूज किया जा सकता है। ऐसे क्या होता है, एंजाइटी के लिए भी इसको यूज किया जाता है, और पार्किंसंस डिसीज में भी इसको यूज किया जा सकता है। हालांकि पार्किंसंस डिसीज के लिए कुछ दवाएं अलग हैं। अब ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो सीवियर अस्थमा में नहीं देंगे इसको। ना किसी को अस्थमा बहुत तगड़ा है या सीओपीडी है तो उसमें नहीं देंगे, इसलिए कि ये ब्रोंको स्पाज्म कर सकता है। और खासतौर से कौन सा, जो क्या कहते हैं प्रोपरानोलोल है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ये समझ रहे हैं, ये क्या वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवा सकता है और ब्रोंको स्पाज्म भी कर सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, यानी नॉन सिलेक्टिव। एक क्लासिफिकेशन क्या थी, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर नॉन सिलेक्टिव। इसके एग्जांपल आपने क्या पढ़े थे, कार्विडिलोल और लेबेटालोल। यहाँ पे शायद वो लिखना छूट गया, कार्विडिलोल और लेबेटालोल, तो यहाँ पे है भी, जैसे कि कार्विडिलोल और लेबेटालोल, ठीक है ना। तो इनका इंडिकेशन क्या है, तो ये भी क्या है, मतलब क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में ही इनको भी यूज किया जाता है, और इतना ज्यादा इनको यूज भी नहीं किया जाता है, समझ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर में यूज किया जाता है, लेकिन आजकल इनका यूज नहीं है ज्यादा। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो सीवियर अस्थमा और सीओपीडी में भी इनको भी नहीं यूज करेंगे, इसलिए कि ये तो दोनों पे काम कर रहे हैं, बल्कि ये तो चारों पे काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। अल्फा 1 पे भी काम कर रहे हैं, अल्फा 2 पे भी काम कर रहे हैं, बीटा 1 बीटा 2, तो इसलिए कि ये क्या है, उसमें दिक्कत कर देंगे, समझ रहे हैं। उसके अलावा क्या है, डायबिटीज में भी इसको यूज नहीं करेंगे, डायबिटीज मेलाइटस में, समझ रहे हैं, स्पेशली जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उसमें इसको यूज नहीं करेंगे। अब एक चीज यहाँ काम की बात है कि कौन सी 3 ऐसी दवाएं हैं जो मतलब एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट वाली, जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज की जाती हैं, समझ रहे हैं, जो कॉमनली यूज होने वाली कौन सी 3 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाएं हैं। तो ये आपको 3 याद होना चाहिए, ये आपके मतलब क्या कहते हैं एग्जाम से भी काम आएगी और आपके डेली लाइफ में भी काम आने वाली चीज है। तो ये क्या है आपका प्रोप्रानोलोल, समझ रहे क्या है प्रोप्रानोलोल, ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे काम करता है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कब यूज करते हैं, हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरेदमियाज हो गया, माइग्रेन और प्रोफाइलेक्सिस एंड एंजाइटी, ये सब चीजों में माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में यूज करते हैं। यानी माइग्रेन किसी को हो गया, अब उसको हमने दवा वगैरह दी, ठीक हुआ, फिर से ना हो, समझ, उसको रोकने के लिए पहले से हम लोग ये देते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। उसके अलावा एंजाइटी वगैरह में दे देते हैं इसको। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका क्या, किस कंडीशन में देंगे, या ध्यान देना, किसी अस्थमा के पेशेंट को अगर सीवियर अस्थमा है तो उसको नहीं देंगे ये दवा, ठीक है। दूसरी जो है वो है मेटोप्रालोल, ये भी यूज होती है, तो ये सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, समझ रहे क्या है, सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, इसको कार्डियो सिलेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियो सिलेक्टिव, जैसे कि एटिनोलोल हो गया। और ये इसको भी कब यूज करते हैं, हार्ट हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, हार्ट फेलियर में भी यूज कर लेते हैं, एंजाइना में, और पोस्ट एमआई यानी पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैनेजमेंट में इसको यूज करते हैं। मतलब किसी का मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया था तो उसके बाद अब इसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट एमआई मैनेजमेंट, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपने पढ़ लिया है। उसके अलावा क्या है, प्रीफर्ड इन पेशेंट विद लंग्स डिसीज ड्यू टू सिलेक्टिव कार्डियो इफेक्ट्स। और ये कह रहे हैं कि वो पेशेंट जिनको क्या कहते हैं लंग्स की बीमारी है, समझ रहे हैं, यानी अस्थमा है, सीओपीडी वगैरह है, सांस फूलता है, तो उसमें इसको प्रीफर किया जाता है इसके मुकाबले में, इसलिए कि ये क्या है, बीटा 1 पे काम करता है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता है बल्कि ये डायलेट करता है एक तरीके से, तो ये हार्ट को भी अच्छा रख रहा है और लंग्स वाले के लिए भी अच्छा काम करेगा। उसके अलावा तीसरा जो काफी चलने वाली दवा है वो क्या है, एटिनोलोल, ये भी क्या है, सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, यानी ये भी बीटा 1 पे ही क्या है काम करती है, तो ये भी इसी के तरीके से है तकरीबन, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मेटोप्रोलोल की तरह से है, लेकिन इसका जो एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज्यादा है। यानी मान लीजिए अगर ये 4 घंटे तक इसका इफेक्ट रह रहा है तो इसका 5 घंटे 6 घंटे इससे ज्यादा इसका इफेक्ट है, समझ रहे। बाकी जो चीजें हैं वो सेम है, जैसे इसको यूज करते हैं वैसे इस पर्पज के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं। अस्थमा के पेशेंट में एटिनोलोल को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक था एंटी एडिनर्जिक ड्रग, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। इनका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात है,
इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे याद करना है, तो आपको सिर्फ ये पता हो गया ना कि ये क्या है, किस उस पे काम करे। जैसे कि ये बीटा 1 पे काम कर रही है तो आप लिखेंगे कि ये बीटा 1 पे काम करती है और फिर क्या करती है, हार्ट रेट को कम कर देती है। मैंने आपको जैसे बताया था कि वो कैसे ये दवाएं जैसे उस पे बाइंड होती है तो क्या करती है, बढ़ाती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती हैं एडर्जिक ड्रग में। तो फिर क्या है, हार्ट रेट बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे क्या है, कुछ ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं तो हार्ट रेट बढ़ता है। तो ये क्या करती है, कहीं पे उसको डायलेट कर रही है, कहीं पे हार्ट रेट को कम कर रही हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये दवाएं क्या करती हैं, अपना काम करती हैं। किसी ने पूछा है सर ड्रग को कैसे याद करें, प्लीज कुछ ट्रिक बताइए। देखिए अगर एक दो मतलब क्लासिफिकेशन होती तो ट्रिक बता देता मैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि 25-30 क्लासिफिकेशंस हैं। अब जो ट्रिक है ना वो भी नहीं काम करेगी वहां पे। है, कितने ट्रिक लगाओगे आप सोचो। मैं हो सकता है मैं बता दूं आपको, लेकिन एक दो ट्रिक ये ऐसा होता, अगर एक दो क्या कहते हैं मतलब क्लासिफिकेशन होती तो आपको ट्रिक काम करती। लेकिन ये जो 20-25-30 क्लासिफिकेशंस हैं तो यहाँ पे ट्रिक से आप नहीं लगा पाओगे, सच बता रहा हूँ, ट्रिक काम नहीं करती है। इसका तरीका यही है कि आज आपने इसको याद किया, मान लीजिए रात में याद किया, ठीक है, आपने उसको रिवाइज किया। पहले तो जबान पे चढ़ती नहीं, नई नई दवाएं जो होती हैं याद मतलब आती नहीं टंग पे वो मतलब पढ़ने में नहीं आती हैं। फिर तो आपने उसको रात में याद किया, समझे, फिर उसको सुबह में रिवाइज करो आपने। फिर अगर मान लो 2 दिन में आपको याद नहीं हुआ, जब तक याद नहीं हो जाए उसको छोड़ना नहीं है। जब वो याद हो जाए तब अब दूसरी क्लासिफिकेशन पे जाना है, लेकिन अब इसको नहीं छोड़ देना, इसको पीछे से रिवाइज करते रहो, समझ रहे। एक बार पढ़ लो, 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे, फिर जब दूसरी याद हो जाए तब तीसरी पे जाओ और फिर इनको रिवाइज करते रहो। तो इस तरीके से जब आप याद करोगे ना तो आप 2 से 3 महीने के अंदर सबको याद कर लोगे और बहुत आपको कॉन्फिडेंट होगा, आपको पता चलेगा मेरे पास नॉलेज है। अब आपके डर नहीं लगेगा। वरना जब दवाओं की क्लासिफिकेशन और दवाओं के एग्जाम्पल याद नहीं रहते, पूछ लेगा बताओ क्लोनिडीन किस बीमारी में यूज होती है, आपको अगर क्लासिफिकेशन याद नहीं है आप घूम जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको ये पता है कि ये किस क्लास की दवा है, आप फौरन बता देंगे इसको इस बीमारी में हम लोग यूज करते हैं। तो ये पूछ लिया कि डायजेपाम मान लीजिए बहुत फेमस है, तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद नहीं है, आपके सामने से दवा गुजरी नहीं है कभी, तो मान लीजिए जो मेडिकल स्टोर चला रहा है उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जिसके सामने से कभी ये दवा गुजरी नहीं, कभी उसने नाम नहीं सुना, उसने पूछ लिया डायजेपाम के बारे में बताओ इसका यूज क्या है, तो फिर वो घूम जाता है। वो आदमी कहेगा यार ये डायजेपाम की, लेकिन आपको क्लासिफिकेशन सिर्फ याद है कि ये सिडेटिव वाली की इसके अंदर आती है, ये समझ रहे, तो आप फौरन बता देंगे। तो इसलिए आपको रोज ना इसको याद करना है। नहीं, एग्जाम में भी याद रहेगा, कह रहे क्लासिफिकेशन याद, तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि आज याद करो, फिर अगला जब आप याद करें उसको रिवाइज करो, फिर अगला याद करो उसको रिवाइज करो। फिर उसके अलावा एक काम और करना है आपको, उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आप बैठो कॉपी लेके और आप मतलब रेंडमली कोई भी कहो कि मतलब मुझे क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं एनसैड्स हैं, समझ रहे हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी, आप लिखो उसको। अब जब लिखने बैठोगे आपने याद किया ना, उसमें भूलेगा अब आपको भूलेगा यार ये क्या कहते हैं जो मेफिनेमिक एसिड है उसका क्या एग्जांपल है, अब याद नहीं आ रहा है। तो आप अब देखोगे उसको खोल के, अच्छा मेफिनेमिक एसिड का एग्जांपल सपोज दैट डाइक्लोफेनेक है, समझे। तो इस तरीके से जब आप लिखे, पहले तो याद करना है, फिर उसके बाद लिखने की उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये 2 काम करते हो आप, क्लासिफिकेशन आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 से 4 क्लासिफिकेशन पूछी जाती है एग्जाम में, आप देखना कॉपियां, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। जब आपको क्लासिफिकेशन याद रहेगी तो आपको उसका यूज भी मालूम रहेगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। अगर कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना ही था, अब न्यू टॉपिक शुरू करें तो काफी लंबा जाएगा। अब अगला हम पढ़ेंगे, बल्कि 2 एक साथ पढ़ेंगे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट और ड्रग्स यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, समझ रहे हैं, बल्कि 3 कर लेंगे, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो इनको एक साथ करेंगे।